हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशा वर्ल्ड। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th केमिस्ट्री में उत्प्रेरक या ठोस उत्प्रेरक की विशेषताएं या गुण को पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ कैटालिसिस एंड सॉलिड कैटालिसिस। ठीक है, तो दोस्तों इससे पहले हमने उत्प्रेरक से संबंधित 3 पार्ट करा दिए हैं। यदि आपने उनको अभी तक नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उनको देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझो कि इनको हमें पढ़ने की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो दोस्तों क्या है कि जो उत्प्रेरक है वो कैसे कार्य करता है, किस पर कार्य करता है, कब मतलब ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देगा, कब ये अभिक्रिया की दर को घटा देगा, इन सबको समझने के लिए हमें उत्प्रेरक को पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों उत्प्रेरक की जो पहली विशेषता होती है वो होती है सक्रियता। अब ये सक्रियता क्या चीज़ है उसको समझो। तो दोस्तों क्या है, जो उत्प्रेरक है वो उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया की दर को जो बढ़ाता है, उस बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसकी, उसी क्षमता को हम क्या कहते हैं, उसकी सक्रियता। क्या बोलते हैं, उसकी सक्रियता। तो उत्प्रेरक की रासायनिक अभिक्रिया की दर को बढ़ाने की क्षमता उसकी सक्रियता कहलाती है। और विभिन्न उत्प्रेरकों की जो सक्रियता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। मतलब ये है दोस्तों कि जैसे मान के चलो इसमें प्लेटिनम उत्प्रेरक है, ये अभिक्रिया की दर को ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ पर आयरन उत्प्रेरक ले लेते तो वो अभिक्रिया की दर को थोड़ा सा कम बढ़ाता। मतलब सभी उत्प्रेरकों की क्षमता अलग अलग होती है, कोई ज़्यादा तेज स्पीडली बढ़ा देता है, कोई स्लो बढ़ाता है ना। तो ऐसा कि विभिन्न उत्प्रेरकों की जो सक्रियता है वो अलग अलग होती है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करते हैं तो यहाँ पर H2O प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो दोस्तों क्या है, यदि ये प्रक्रिया प्लेटिनम की उपस्थिति में ना कराई जाती तो यहाँ पर जो H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण नहीं करते, या फिर करते तो इसमें बहुत ज़्यादा समय फिर इसमें लग जाता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है और बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसे हम सक्रियता कहते हैं, जैसे कि आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, चलो इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका दोस्तों है चयनात्मकता। क्या बोला मैंने, चयनात्मकता। जी हाँ, आपको समझ में आ रहा होगा चयनात्मकता मतलब दोस्तों ये है कि जो कोई भी जो अभिक्रिया होती है उसमें ऐसा नहीं होता कि कोई भी उत्प्रेरक दे दो और वो कार्य करने लगेगी। कोई भी उत्प्रेरक उस अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं होता। क्या है, किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए कोई विशेष उत्प्रेरक ही कार्य करता है। सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए कोई एक उत्प्रेरक कार्य नहीं कर सकता। जैसे आपको इसमें दिख रहा होगा H2 और O2 प्लेटिनम की उपस्थिति में किसका निर्माण कर रहे हैं, जल का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यदि यही प्रक्रिया हम आयरन की उपस्थिति में कराते तो ये फिर जो जल दिख रहा है ना, इस जल का निर्माण नहीं होता, क्योंकि ये आयरन उत्प्रेरक है वो इस पे उत्प्रेरक का कार्य नहीं कर पाता, इसकी अभिक्रिया की दर को नहीं बढ़ा सकता था। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये बात निकल के आ रही है सामने कि कोई भी जो उत्प्रेरक होता है किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया के लिए कार्य कर सकता है, सभी रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए नहीं। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जो विशेष अभिक्रिया है उसके लिए विशेष उत्प्रेरक की आवश्यकता ही होती है। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा है H2 और O2 आपस में प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में सहयोग करेंगे तो क्या बनेगा, H2O। ठीक है, उसी प्रकार आपको दोस्तों ये N2 और H2 दिख रहा है, ये प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में नहीं कार्य करेगा, ये केवल आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कार्य करेगा। यदि इसकी आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराओगे तब आपको ही अमोनिया प्राप्त होगी, नहीं तो फिर आपको अमोनिया प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो उत्प्रेरक है वो सभी अभिक्रियाओं के लिए कार्य नहीं कर सकता, कोई विशेष अभिक्रिया के लिए ही कार्य करता है। तो अब इसके हम पॉइंट पे आ जाते हैं। तो क्या कह रहा है, कोई उत्प्रेरक किसी विशेष रासायनिक अभिक्रिया को ही उत्प्रेरित करता है, यहाँ पर उत्प्रेरित करता है, सभी क्रियाओं के लिए या सभी अभिक्रियाओं के लिए नहीं। इसलिए विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष उत्प्रेरक का चयन करना जरूरी है। समझ में आया आपको। चलो इसके बाद हम अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं और अगला पॉइंट है हमारा
अगला पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक की अपरिवर्तनशीलता। इसका मतलब दोस्तों ये है सिर्फ कि जो उत्प्रेरक होता है, हमने आपको पहले ही बता दिया था इसकी परिभाषा में कि जो उत्प्रेरक होता है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ा सकता है या फिर अभिक्रिया की दर को घटा सकता है, लेकिन खुद तो परिवर्तित नहीं होता ना, खुद परिवर्तित नहीं होता। तो इसका मतलब यही है दोस्तों कि जो उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया की दर को बढ़ाएगा या फिर घटाएगा, लेकिन खुद भार में और रासायनिक संगठन में जैसा था वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमारी विशेषता क्या बन जाती है? रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्प्रेरक के भार व रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थात उत्प्रेरक अपरिवर्तित रहता है, उसके भार संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, अगला पॉइंट है हमारा उत्प्रेरक की अल्प या सूक्ष्म मात्रा। दोस्तों समझो यहाँ पे, अब यहाँ पर बोला है उत्प्रेरक की अल्प या सूक्ष्म मात्रा। इसका मतलब ये है दोस्तों, देखो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि उत्प्रेरक की ज़्यादा मात्रा ही हो, उत्प्रेरक की ज़्यादा मात्रा ही हो, क्योंकि उत्प्रेरक की जो कम मात्रा होती है वो कम मात्रा भी वही कार्य करती है जो उसकी अधिक मात्रा से होता है। तो अधिक मात्रा फिर लेने की ज़रूरत क्या है? जब कम मात्रा में हमारा काम चल रहा है तो अधिक मात्रा लेने की आपको आवश्यकता है कि नहीं है? नहीं है ना। हाँ, तो आपको याद रखना है कि जो किसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्प्रेरक की अल्प या सूक्ष्म मात्रा ही पर्याप्त होती है, क्योंकि अल्प या सूक्ष्म मात्रा भी वही कार्य करती है जो उसकी अधिक मात्रा से होता है। तो फिर हमें ज़्यादा मात्रा लेने की आवश्यकता ही नहीं है ना। आप समझ ही गए होंगे, आप तो समझदार हैं ना। चलो आगे बढ़ जाओ और अगला हमारा पॉइंट देख लेते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है? तो अगला हमारा 5वां पॉइंट है, और 5वां पॉइंट हमसे कह रहा है कि 5वां साम्य है। 5वां है हमारा साम्य अवस्था। इस साम्य अवस्था का मतलब दोस्तों सिर्फ इतना है कि जैसे मान के चलो ये H2 है और ये यहाँ पर O2 है, ये आपस में क्रिया करके बना रहे हैं H2O। तो जो यहाँ पर यदि हम प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये अभिक्रिया को करा दें तो ये प्लेटिनम जो उत्प्रेरक है ऐसा नहीं होगा कि इसकी अवस्थाओं को चेंज कर दे। यहाँ पर ये गैस अवस्थाओं में है तो सॉलिड अवस्था में कर दे या लिक्विड अवस्था में लेके आ जाए, या फिर जो यहाँ पर जो उत्पाद दिख रहा है ये लिक्विड अवस्था में है, ऐसा नहीं करेगा कि ये इसको सॉलिड अवस्था में ले जाए या गैस अवस्था में ले जाए। मतलब सीधी सी बात कहने की ये है दोस्तों कि जो उत्प्रेरक है किसी भी अभिक्रिया की साम्य अवस्था को प्रभावित नहीं करता। जिस अवस्था में वो पहले था उसी अवस्था में वो बाद में रहेगा, उसकी साम्य अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ओके, चलो अगला पॉइंट है हमारा, और अगला पॉइंट है हमारा ताप का प्रभाव। क्या है? ताप का प्रभाव। दोस्तों क्या होता है, कोई भी उत्प्रेरक हो, उत्प्रेरक कोई भी हो, प्लेटिनम उत्प्रेरक हो, निकेल उत्प्रेरक हो, आयरन उत्प्रेरक हो, कोई भी उत्प्रेरक हो, ये सभी उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करते हैं। क्या बोला? निश्चित ताप पर कार्य करते हैं, और इसमें जो निश्चित ताप होता है वो निम्न ही होता है। ऐसा नहीं होता कि हाई लेवल का ताप होता है, वो निम्न ताप होता है। और इस निम्न ताप को यहाँ पर ये जिस पर कार्य करते हैं इसलिए इस निम्न ताप को बोला गया निम्न ताप, निश्चित ताप। क्या? निश्चित ताप। तो प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करता है और उस निश्चित ताप पर ही उस अभिक्रिया की दर उच्चतम होती है। ठीक है, उसकी दर है ना उच्चतम होगी। और उस निश्चित ताप से ताप को कम किया जाए या फिर उस ताप से किसी ताप को बढ़ा दिया जाए तो फिर जो अभिक्रिया की दर है ना वो अभिक्रिया की दर घट जाएगी। अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो यहाँ से अभिक्रिया की दर घट जाएगी तो फिर उत्प्रेरक का कोई मतलब नहीं निकलेगा, है ना। तो ध्यान रखना है आपको कि प्रत्येक उत्प्रेरक एक निश्चित ताप पर कार्य करता है और इस निश्चित ताप पर अभिक्रिया की दर उच्चतम होती है। इससे निम्न या उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। ठीक है, और जो निश्चित ताप होता है इस निश्चित ताप को हम क्या बोलते हैं?
अनुकूलतम ताप। तो यहाँ पर क्या बोला गया है उसको समझ लो एक बार। प्रत्येक उत्प्रेरक के लिए निश्चित ताप पर अभिक्रिया की दर उच्चतम होती है, इससे निम्न या उच्च ताप पर अभिक्रिया की दर घट जाती है। इसलिए जो निश्चित ताप होता है इसे अनुकूलतम ताप कहते हैं। क्या बोलते हैं? अनुकूलतम ताप कहते हैं। आपको हमेशा ये याद रखना है। किसी ने पूछ लिया कि अनुकूलतम ताप क्या है, तो आप क्या बताओगे? उसको बोलोगे कि जो उत्प्रेरक जिस ताप पर कार्य करता है उस ताप को हम बोलते हैं अनुकूलतम ताप, है ना। और ये जो उत्प्रेरक है लगभग निम्न ताप पर ही कार्य करता है। ओके, चलो अगला हमारा पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट हमने डायरेक्ट रखे हैं, ठीक है। तो आपको एग्जाम में जितने नंबर का आएगा उसकी अकॉर्डिंग लिखना है, बट मैंने आपको 7-8 पॉइंट बता दिए, ठीक है। तो अगला पॉइंट हमारा ये है कि उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करता। मतलब कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रही है या फिर बंद पड़ी है तो उसको ऐसा नहीं होगा कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो चालू हो जाए अपने आप, ऐसा नहीं करता। उत्प्रेरक चालू नहीं करता, प्रारंभ नहीं करता। उत्प्रेरक तो केवल वो अभिक्रिया चल रही है तो उसकी दर को बढ़ा देगा या फिर घटा देगा, ठीक है, उसको प्रारंभ नहीं करता, ठीक है। चलो अगला पॉइंट इसका है, उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद को परिवर्तित नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई उत्पाद बन रहा है तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो कोई अलग उत्पाद बन जाए, है ना। जैसे H2O बन रहा है उत्पाद, तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो अमोनिया के रूप में बन जाए, है ना, या फिर CO2 बन जाए, ऐसा नहीं होता। मतलब जिसमें जो बन रहा होगा उत्पाद वही बनेगा, ठीक है। उसका काम तो ये है सिर्फ अभिक्रिया की दर को बढ़ाए या फिर उसकी दर को घटाए, ठीक है। तो दोस्तों ये उत्प्रेरक या ठोस उत्प्रेरक की प्रभावित करने या विशेषताएं थी या फिर इनके गुण थे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था कुछ, इसलिए मैंने इस टाइप की वीडियो में लेकर आया। तो दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आप नए व्यूअर हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास जब भी मैं वीडियो डालूंगा तुरंत आपके पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो आपका फ़ायदा रहेगा, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों बस अगली वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।